वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन प्रोग्रामिंग। इसका रिवीजन करेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें चर की पावर वन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे आप चर देखेंगे। जो चर है हमारे x और दूसरा चर है y, इनकी पावर कितनी है? इनकी पावर वन। तो ये एक लीनियर ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें चर की पावर एक। तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें, है ना, जैसे अगर लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू टू है, तो इस लीनियर इक्वेशन को अगर सबसे पहले हम ग्राफ पे प्लॉट करने की बात करें, पहले इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर पॉइंट्स बनाना है तो इस इक्वेशन को अगर इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो इस ग्राफ पे हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को वाई एक्सिस ले लेते हैं। अब अगर इसका हमें ग्राफ पे बनाना है तो कंडीशन में पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? माना x बराबर जीरो। x बराबर जीरो हमने जब पुट किया, तो x बराबर अगर इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वाई इक्वल कितना? टू। तो y का मान कितना आ जाएगा? है ना। तो यानी एक पॉइंट हमें मिल गया जीरो कोमा, ये पॉइंट मिल गया। अगर हम ऐसे ही y बराबर जीरो रखें, यदि y इक्वल टू जीरो, तो y अगर जीरो रखेंगे तो जीरो इक्वल टू देन x इक्वल टू टू। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिल गया टू कोमा। तो टू कोमा जीरो आपको अच्छे तरीके से पता है एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ पे होगा? जीरो हमारा कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा, टू कोमा जीरो। और जीरो कोमा टू हमारा वाई एक्सिस पे होगा, जीरो कोमा टू। तो एक ये लाइन देखने को मिलेगी। ये लाइन हमारा जीरो कोमा टू से पास हो रही है और टू कोमा जीरो से पास हो रही है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू होगा इस लाइन का इक्वेशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है, इसीलिए इसका इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है, रैखिक समीकरण का मतलब ये है जिसमें चर की पावर कितनी होती है? एक होती है, और इसी वजह से इसका ग्राफ सरल रेखा आता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और उन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, उन दो इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो उन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले क्या वो दो इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं आपस में? इस बात का भी क्वेश्चन आता है ना, कि क्या वो दोनों इक्वेशन आपस में सॉल्व हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कई बार दो इक्वेशन ऐसी दे दी जाती है जो आपस में सॉल्व नहीं होती है, जो आपस में एक्स और वाई के मान हमें नहीं निकालने को मिलते हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन सॉल्वेबल होती है, यानी कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और कौन सी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम इस बात को जनरल रूप में देखें, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो बेसिक बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो अगर हम इक्वेशन देखें, पहली इक्वेशन को अगर हम मान लें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ये हमारी पहली इक्वेशन। और अगर हमने दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही कंसीडर कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, अगर हमने दूसरी इक्वेशन को इस तरह से कंसीडर कर लिया, तब हम कह सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वेशन क्या सॉल्व होंगी? यानी इनको सॉल्व करने पे क्या x और y के मान निकलेंगे? अगर निकलेंगे तो वो मान क्या हो? तो सबसे पहले कंडीशंस आती है कि क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी। तो अगर कंडीशन पहली क्या है? शर्त जो है क्या है? शर्त शर्त पहली शर्त क्या है कि अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर ना हो। उदाहरण लेके भी आपको हम डिस्कस करेंगे, पहले आप देख लीजिए। a1 बटे a2 का मान अगर b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं, तो आगे आपको नहीं चेक करना है, सीधा कह देना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है और ये सॉल्वेबल होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा।
अब जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है, कोई भी दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं, तो अगर दो रेखाएं हैं तो वो कितने बिंदुओं पर काटेंगी, एक बिंदु पर ही काटती है। तो इस वजह से जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है उनका जो हल होता है एक हल होता है। ठीक। और जब भी कोई इक्वेशन का हल संभव हो, यानी उस इक्वेशन का हल निकल के आए, सॉल्व हो जाए, तो सॉल्व होने की कंडीशन में उनको कहते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। यानी ये दोनों संगत समीकरण होगी अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करती है। तो ये कंडीशन अगर आती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है, तो हम कह देंगे जो दो रेखाएं जिनके बारे में बात की जा रही है वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं की और उनका एक हल होगा और वो रेखाएं। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई हो सकता है ये मान बराबर ना हो, तो अगर ये मान बराबर नहीं आता है, b1/b2 के बराबर नहीं आता और c1/c2 के भी बराबर हो, सॉरी बराबर हो, यानी a1/a2 का मान बराबर हो b1/b2 के मान के, बराबर हो c1/c2 के मान के, तो ऐसी कंडीशन में ये रेखाएं जो होती है संपाती रेखाएं। अब ये क्या नाम आ गया, संपाती रेखाएं क्या होती है, संपाती रेखाएं होती है, पहले आप समझ लीजिए, संपाती रेखाएं होती हैं और इनके जो होते हैं अनंत हल होते हैं। और अनंत हल होने के साथ साथ क्योंकि हल संभव है इनके, तो इस इक्वेशन को हम संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और तीसरी रेखाएं जो निकल के आती है, तीसरी कंडीशन में अगर बात करें, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के तो बराबर आए, लेकिन c1/c2 के मान के बराबर ना आए, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या, कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इन समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और जब हल ही नहीं है तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी, असंगत। कैसी हो जाएंगी, असंगत हो जाएंगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले इन कंडीशंस को पहले चेक करें। अगर इन कंडीशंस को आप चेक कर लेंगे तो आप क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ये कंडीशन, अगर आपने क्वेश्चन में कंडीशन चेक नहीं की है तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, है ना, आएगी। अब हम इनके तीनों के एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि तीनों की कंडीशंस का मतलब क्या है। एक एक करके इस कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहली वाली कंडीशन को लेके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन मानी x + 2y = 6 एंड दूसरी इक्वेशन मानी 2x - y = 4। हमने इक्वेशन 2 कंसीडर कर ली और इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें चेक करना है पहली वाली कंडीशन। तो हमने देखा अगर इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो x + 2y - 6 = 0 और इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 2x - y - 4 = 0। अगर आप इसको तुलना करो a1x + b1y + c1 = 0 से और इसकी तुलना करो a2x + b2y + c2 = 0 से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि a1 का जो मान है वो 1 है, b1 का जो मान है वो 2 है और c1 का जो मान है वो -2। और यहाँ से आप देखोगे a2 का जो मान है वो 2 है, b2 का जो मान है वो -1 है और c2 का जो मान है वो -4। तो आप यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना आ रहा है, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2, तो a1/a2 का मान आ रहा है 1/2। अब ऐसे ही b1/b2 का मान चेक कर लेते हैं। तो b1/b2 का अगर मान चेक करेंगे तो आपका b1 जो है वो 2 है और b2 जो है वो -1 है, यानी ये आपका -2 निकल, है ना। तो अगर आप देखेंगे a1/a2 का मान 1/2 आ रहा है, जबकि b1/b2 का मान -2 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, यानी a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं आ रहा है। अतः हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं ऐसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और इन प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होगा वो केवल एक है। हल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, यानी इन दोनों रेखाओं का जो हल होगा वो केवल एक ही हल है और वो हल हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन है x + 2y - 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x + 8y - 24 = 0। अगर हम इसकी तुलना करें a1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो आपको देखने को मिलेगा जो मान है वो 1 है, b1 का जो मान है वो 2 है और c1 का जो मान है वो माइनस है। ऐसे ही अगर हम इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करें, तो हमारा जो इक्वेशन, हमारे a2 का मान जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा, b2 का मान जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा और c2 का मान निकल के आएगा माइनस का 32। सबसे पहले हम a1 बाई a2 निकालते हैं। तो a1 बाई a2 का मान, a1 है हमारा 1 और a2 हमारा 4 है, तो a1 बाई 4 निकल के आया। b1 बाई b2 का मान अगर हम निकाल के देखें तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 8। आप इसको जब सॉल्व करोगे या 2 से काट दोगे तो ये भी आपका कितना निकल के आएगा 4। तो हमने देखा a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान के बराबर आ रहा है। तब हम c1 बाई c2 का भी मान चेक करेंगे, तो c1 बाई c2 का मान देखते हैं, तो हमारे पास -6 c1 है और c2 हमारा माइनस का 24 है। माइनस माइनस कैंसिल, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 बाई। तो आपने देखा कि a1 बाई a2 का भी मान 1/4 आ रहा है, b1 बाई b2 का भी मान 1/4 आ रहा है और c1 बाई c2 का भी मान 1/4 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये तीनों क्या निकल के आए हैं, बराबर निकल के आए हैं। b1 बाई b2, a1 बाई a2 और c1 बाई c2 के मान बराबर है। और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो आपको पता है ये कैसी रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है, समपाती रेखाएं होती है और ये समपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। अब समपाती रेखा के क्या, अगर आप दूसरी इक्वेशन को देखिए तो ये इक्वेशन कहाँ से मिली है, पहली इक्वेशन में ही 4 से गुणा करके मिली। आप पहली इक्वेशन में 4 से गुणा कर दीजिए तो दूसरी इक्वेशन मिल जाती है। तो ये कहने को केवल दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन का ही एक रूप है। जब दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन का ही कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिले तो ऐसी बनी हुई दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है। एक ही लाइन कहलाती है, समपाती मतलब एक ही कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। या आप कह सकते हो कि जो दूसरी इक्वेशन अगर पहली इक्वेशन में कुछ गुणा या भाग करके मिले तो वो दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती है, क्योंकि दूसरी रेखा पहली रेखा का ही रूप होती है। बात समझ में आ गई? तो ये समपाती रेखाएं इसलिए कहलाती है, समपाती शब्द को समझ लीजिए कि दोनों रेखाओं का रूप एक ही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे मेरे ख्याल से। तीसरी इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, अब अगर इस इक्वेशन की हम तुलना करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a1 बराबर है 1 के, b1 बराबर है 2 के और c1 बराबर है -6 के। ऐसे ही अगर इस इक्वेशन की तुलना करें तो a2 बराबर है 1 के और b2 बराबर है 2 के और c2 बराबर है 5 के। अब अगर आप यहाँ से a1 बाई a2 का मान निकालेंगे, a1 का मान हमारे पास 1 है तो और a2 का मान भी 1। ऐसे ही b1 बाई b2 अगर निकालें तो b1 का मान 2 है और b2 का मान भी 2 है, तो इसको आप काट देंगे तो ये भी 1/1 ही आ जाएगा। आपने देखा कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है, तो बराबर है तो हमें c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 का मान अगर निकालेंगे तो माइनस c1 का मान -6 और c2 का मान -5। आप देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 कुछ अलग आ रहा है। इसका मतलब है कि a1 बाई a2 का मान जो है b1 बाई b2 के तो बराबर आया, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं आया। ये कंडीशन जब भी आपको मिले तो आप कहेंगे ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और इन समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल। बात समझ में आ गई? तो इनका कोई हल नहीं है, इस वजह से ये समांतर रेखा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस का यूज करके हमें जो चीज हमें निकालनी है उनको निकालना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का हल अद्वितीय। इस शब्द का मतलब समझिए, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। अद्वितीय का क्या मतलब होता है, केवल एक, ठीक, केवल एक हल। इसी को एक अन्य शब्दों में बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण दी है, पहली समीकरण है 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0।
अब यहाँ पे देखिए P की मान हमें निकालना है, जिसके लिए कहा है इस समीकरण का हल क्या हो, अद्वितीय। अगर अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल है, तो उस कंडीशन में अगर केवल एक हल कंडीशन का होता है, केवल एक हल कब होता है, जब a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर ना हो, तभी तो हमारा अद्वितीय हल होता है। पहली वाली कंडीशन याद करिए सबसे, है ना। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तभी केवल एक हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा के लिए a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर के b1 बाई b2 के बराबर नहीं है ना। तो इस इक्वेशन से अगर हम सबसे पहले a1 का मान निकालेंगे कितना आएगा 4, b1 का मान निकालेंगे तो 3, और c1 का मान जो निकालेंगे, c1 का जो मान निकालेंगे वो 2। ऐसे ही अगर a2 का मान निकालेंगे तो 2, और b2 का मान जो निकालेंगे तो 2, और c2 का मान जो भी निकालेंगे वो भी 2। तो अगर a1 बाई a2 का मान देखें, a1 बाई a2 का जो मान आएगा वो आएगा, a1 हमारा 4 है, और b1 a2 हमारा जो है 2 है ना। a1 बाई a2 का मान 4 बाई 2, यानी कितना निकल के आ जाएगा 2। और अब b1 बाई b2 का मान अगर हम निकालें तो b1 का मान हमारा 3 है, और b2 का मान कितना है 2। अब हमारे पास कंडीशन जो थी, कंडीशन ये थी कि a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के बराबर ना हो। तो a1 बाई a2 का मान हमारा कितना निकल के आया है 2, और b1 बाई b2 का मान जो है हमारा निकल के आया है p बाई 2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, तो p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा p का मान कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी एक आंसर ही है। आप इसका मतलब ये मत समझिए कि p का मान कुछ नहीं निकल के आया। p का मान, ये कहने का मतलब है कि p का मान 4 के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है, 4 के बराबर नहीं आना चाहिए। यानी p का मान में से 4 नहीं रख सकते। अगर 4 रख देंगे तो इसके लिए इसका केवल एक हल नहीं होगा, है, केवल एक हल नहीं होगा। बाकी 4 के अलावा आप कुछ भी मान रखिए, आपको कोई ना कोई हल एक मिलेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं है। तो एक भी हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। जब रेखाएं समांतर हो, और समांतर होने की कंडीशन क्या थी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का बराबर नहीं आना चाहिए। ये सुनो, यही कंडीशन थी समांतर की। तो अगर यहाँ से a1 का मान देखें तो कितना है 3 है, b1 का मान देखें तो कितना है -4 है, और c1 का मान देखें कितना है 7। a2 का मान देखेंगे तो k है, और b2 का मान देखेंगे तो कितना है 3 है, और c2 का मान देखेंगे तो कितना है -5 है। आप सारा पुट कर दीजिए, a1 की जगह रखेंगे कितना 3, a2 की जगह कितना रखेंगे k, बराबर b1 की जगह रखेंगे -4, और c1 की b2 की जगह रखेंगे 3, c1 की जगह रखेंगे 3 और 7 और C2 की जगह रखेंगे -5। तो आप यहाँ से इन दोनों को ले लीजिए, है ना। इस तरह के सॉल्यूशन क्वेश्चन तो हमने कराए हैं, और इस दोनों को ले लेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी P बाई K इज इक्वल्स टू -4 बाई 3। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9 इज इक्वल्स टू -4 इंटू K, यानी यहाँ से K का मान कितना निकल गया है 9 बाई -4 या -9 बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर तीसरा क्वेश्चन हम ट्राई करें, तीसरे क्वेश्चन के लिए हमसे क्या बोला है, a तथा b के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरण के हल अनंत हो। अनंत हल के लिए हमने क्या बताया था, अनंत हल के लिए रेखाएं हमारी संपाती होनी चाहिए। कैसी रेखाएं होनी चाहिए, संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 का मान b1 बाई b2 के मान के बराबर हो, और c1 बाई c2 के भी बराबर आए। अब a1 हमारा यहाँ पे कितना निकल के आया है 2, b1 हमारा कितना निकल के आया है 3, और c1 हमारा कितना निकल के आया है -7, क्योंकि आप जब इस 7 को इधर लेके जाओगे तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो c1 का मान -7 हो जाएगा। ऐसे ही आप इधर 28 को भी माइनस करके बराबर 0 लिखोगे, तो a2 का जो मान आएगा वो कितना है 2a, b2 का मान जो आएगा वो आएगा a प्लस b, और c2 का जो मान आएगा -28। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 2a इज इक्वल्स टू b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है a प्लस b, c1 का मान कितना है -7,
और C2 का मान कितना है माइनस का 20, ये कैंसिल हो गया, 7 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 1 बाई ए इज इक्वल टू 3 बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई, यस और नो। अब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे तो आप देखिए क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी बराबर 3 इंटू ए को उधर भेज देंगे, तो b बराबर 3a माइनस ए, यानी b बराबर कितना निकल के आया 2a। ऐसे ही अगर इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 4 3 जा 12 में 12 इज इक्वल टू a प्लस बी। आप देखिए यहाँ b का मान कितना है 2a, तो यहाँ रख सकते हैं, b का मान अगर यहाँ पे 2a रखेंगे तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 2a, यानी 12 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू कितना 4, और a का मान अगर 4 आया है तो यहाँ पे रखेंगे तो b का मान 2 गुणे 4 यानी 8 निकल के आ जाएगा, तो यानी a का मान 4 और b का मान 8, ये वैल्यू हमारी a और b की आ गई। इस तरह के क्वेश्चन में बोर्ड में भर भर के पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का पार्ट 1 था। इसमें एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, अलग अलग तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व करना यहाँ पे अलग अलग तरीके से। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।